बच्चों कल आपको बताया गया था कि आपका सिविक्स का पहला चैप्टर है सत्ता में साझेदारी को आपको कराया जाएगा। इस चैप्टर के बारे में आज आप देखेंगे क्या है इस चैप्टर के अंदर। सत्ता की साझेदारी मतलब पावर शेयरिंग। अब हम हमारे इंडिया से कंपेयर करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो शक्तियां हैं वो हमने राज्यसभा लोकसभा में बांट रखी है, ठीक है, और उन्हीं शक्तियों को हमने कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका में बांट रखा है। तो उसके पीछे कोई रीजन है तभी वो बांट रखी है, नहीं तो ये सारी शक्तियां किसी एक समुदाय को भी दे सकते हैं, एक बड़ी जिस धर्म में ज्यादा आदमी हो संख्या वाले उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे कहीं ना कहीं समाज में तनाव फैलता है। उस तनाव को रोकने के लिए ना तो एक सरकार के पास जो शक्तियां होती है ना उनका बंटवारा किया जाता है, उनका बंटवारा किया जाता है, और वही बंटवारा कहलाता है क्या, सत्ता में साझेदारी। यहाँ इस चैप्टर के अंदर ना दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। एक तो बेटा दिया गया है एग्जाम्पल बेल्जियम का और दूसरा दिया गया है श्रीलंका का, ठीक है। आज हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे पूरा बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या चल रहा था वहाँ पे। फिर अगले में हम जो क्लास होगी उसमें श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बेल्जियम के बारे में था क्या। बेल्जियम सबको पता नहीं, पहले तो यूरोपियन कंट्री है। क्या है? यूरोपियन कंट्री। ज्यादा बड़ा देश नहीं है, आबादी भी लगभग 1 करोड़ है, ठीक है। हमारे हरियाणा की आबादी भी लगभग 2.5 करोड़ है, तो हरियाणा से भी आधा है आबादी में, तो ज्यादा बड़ा देश है नहीं बेल्जियम। अब उसके बाद देखिए वहां पे एक जगह है फ्लेमिश, एक वेलोनिया, और बाकी इन 2 जगहों को छोड़ के बेल्जियम की जितनी जगह बच गई वो, ठीक है। जो फ्लेमिश जगह है ना वहां पे उनकी जनसंख्या का 59% लोग रहते हैं, जनसंख्या का 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं, ठीक है। 40% वेलोनिया में रहते हैं, और बाकी 1% बेल्जियम का जो बाकी हिस्सा बच गया वहां थोड़े थोड़े फैले हुए हैं। अब जो लोग फ्लेमिश में रहते हैं ना उनमें से 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच भाषा। दूसरा जो वेलोनिया में जो 40% रहते हैं ना वो जितने आदमी होते हैं उनको बोलते हैं फ्रेंच भाषा, और जो 1% बाकी बच गए वो कौन सी भाषा बोलते हैं? एक तो कई जगह पे जैसे देखा था तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले, जर्मन भाषा बोलने, 3 तरह के वहां पे समुदाय हो गए। अब यहाँ पे बहुसंख्यक कौन सा है, मेजोरिटी किसकी है? जो डच बोलने वाले उनकी, भाई 59% तो डच बोलने वाले हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले उससे कम, और जर्मन बोलने वाले तो लगभग ना के बराबर है, ठीक है। ये तो पूरे बेल्जियम की बात थी। अब बेल्जियम की राजधानी बेटा ब्रुसेल्स। क्या? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या है कि जो अकेला ब्रुसेल्स, जैसे हम बात करें एक तो इंडिया की और अकेली दिल्ली की, तो वैसे ही एक तो बेल्जियम की और एक बात करें ब्रुसेल्स की। अब ब्रुसेल्स में जो जितने भी लोग रहते हैं उनमें से 80% बोलते हैं फ्रेंच और 20% बोलते हैं डच। अब देखो यहाँ तो फ्रेंच बोलने वाले टोटल जर्मनी इसमें बेल्जियम में देखे तो कम, लेकिन उसकी राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा। अब राजधानी में डच बोलने वाले कम, और ओवरऑल बेल्जियम को देखें तो अब सीधी बात है कि यहाँ पे जो डच बोलने वाले लोग हैं ना उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन सिस्टम उल्टा है। बेल्जियम में अगर कोई समूह ताकतवर है ना सबसे ज्यादा, तो बेटा आपका कौन सा है? अब देखो एक चीज है, ये जनसंख्या में कम है और इनके पास ताकत ज्यादा है। ये समुदाय जनसंख्या में ज्यादा है लेकिन इनके पास ताकत कम है। ताकत कम मतलब ये तो एजुकेशन में थोड़े से पिछड़े हुए थे, और ये लोग पढ़े लिखे ज्यादा थे। इन मतलब ये मान लो अब जिसके पास एजुकेशन बढ़िया है तो भाई वो कहीं ना कहीं आगे निकलेगा दूसरे ग्रुप से। इससे जनसंख्या में ज्यादा होने के बाद पीछे इसीलिए रह गए क्योंकि इनके पास एजुकेशन की थोड़ी सी कमी थी। फिर ये सिस्टम सारा चल रहा था, इनका जो फ्रेंच बोलने वाले हैं इनका दबदबा था किसके ऊपर? बेल्जियम के ऊपर, ठीक है। बेल्जियम के ऊपर दबदबा किसका था? फ्रेंच बोलने वालों का। यानी करके ना अल्पसंख्यक फ्रेंच। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जिस समुदाय की संख्या कम हो, और बहुसंख्यक जिस समुदाय में लोगों की संख्या ज्यादा हो। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच वाले थे लेकिन वो ताकतवर थे। क्या थे? ताकतवर। फिर वहां पे शिक्षा और विकास में देरी थी, शिक्षा और विकास में देरी थी। थोड़ी बहुत शिक्षा के अंदर ठीक ठाक सिस्टम था, तो वहां पे आपका ये मान लो ये फ्रेंच बोलने वालों का ही था, ठीक है। फिर यहाँ पे एक महसूस किया किन्होंने? अपने डच बोलने वालों ने, कि हम संख्या में भी ज्यादा हैं और भाई हमारी कुछ चलती तो है ही, सारी पावर है फ्रेंच वालों के हाथ में। अब डच वालों ने महसूस किया तो भाई थोड़ा सा तनाव बढ़ने लग गया वहां पे समाज में। उनको भी लगा कि सत्ता के अंदर हमारी की साझेदारी होनी चाहिए, हमारे पास भी अधिकार होने चाहिए, हमारे पास भी शक्तियां होनी चाहिए।
ये थोड़ी है कि हमारे देश में हमारी संख्या ज्यादा और हमारे ऊपर राज हो रहा, हमारा ही शोषण हो रहा है। तो इस वजह से 1950 से 1960 का दशक ऐसा था, वहां पे तनाव बढ़ गया और स्थिति पहुंच गई गृह युद्ध की। किसकी? गृह युद्ध की। अब गृह युद्ध क्या होता है बेटा? वैसे तो युद्ध हम देखते हैं बेटा, मतलब सुन ले, बाद में उतार ली सारी। गृह युद्ध क्या होता है भाई? वैसे तो हमने युद्ध सुना है, दो देशों के बीच चल रहा है, लेकिन जब बात गृह युद्ध की हो ना, तो समझ लो एक देश की भौगोलिक सीमा, एक देश की भौगोलिक सीमा, घरेलू सीमा बोलो, उसके अंदर जब किसी दो धर्म, किसी दो समुदाय, किसी दो जाति, इनके बीच जब तनाव हो जाए, सशस्त्र तनाव हो जाए, मतलब ऐसी नौबत आ जाए कि हथियार तक उठने की कंडीशन आ जाए, वो जाता गृह युद्ध, घर के अंदर युद्ध होगा, ये मान लेना, ठीक है। ऐसा माहौल वहां पे आ गया। उस दिन ये माहौल चलता रहा, सिस्टम बहुत खराब हो गया। फिर वहां पे संविधान बनाने की सोची गई। क्या? संविधान बनाने की सोची गई कि यहाँ इनका ऐसा संविधान तैयार किया जाए जिसमें हर वर्ग को समान अधिकार मिले, ये सोचा गया। अब उसके हिसाब से उन्होंने 1970 से संविधान बनाना शुरू किया। उस संविधान में कभी कोई कमी लगी, कभी एक गुट राज्य होगा, कभी दूसरा, कभी फ्रेंच वाले राज्य, कभी अपने जर्मन वाले राज्य, तो कभी ये मान लो डच वाले। तो ये तनाव की वजह से उन्होंने हर बार उस संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ा, कई बार। ये मानो 1970 से 1973 तक का समय ऐसा था कि संविधान को उन्होंने 4 बार बदला, जरूरत के हिसाब से। जरूरत क्योंकि नहीं चाह रहे थे कि यहाँ मारकाट, लड़ाई झगड़ा हो, हमारे देश को कोई नुकसान नहीं हो। हाँ, संविधान बदल देंगे अगर लोग राजी नहीं है, तो जितना सुधार होता गया वो सुधार करते गए। अंत में उन्होंने एक नई व्यवस्था लागू कर दी, जिसको बोला गया बेल्जियम मॉडल। क्या बोला गया? बेल्जियम मॉडल। अभी बेल्जियम मॉडल क्या था बच्चों? बेल्जियम मॉडल में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो केंद्र सरकार में, जो केंद्र में जो सरकार बनेगी, उसके अंदर जो मंत्री बनेंगे ना, वो चाहे हमारे डच भाषा के हो चाहे फ्रेंच के हो, उनकी संख्या बराबर होगी। मान लो 50 मंत्री बनाने तो 25 उसके 25, ठीक है। उन्होंने बराबर रखी, चाहे वो अलग बात है कि ये 20-20 10 करें, पर इनकी संख्या बराबर रहेगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि संख्या में ज्यादा है तो इनके मंत्री ज्यादा बना दो, इनकी संख्या में कम है तो इनके मंत्री कम ना। सीधी कंडीशन ये कि केंद्र में उन्होंने सरकार बनाई और उसमें जो डच मंत्री थे और फ्रेंच के जो मंत्री थे उनकी संख्या रखी बराबर। दूसरी व्यवस्था उन्होंने क्या की? राज्य सरकार को शक्तियां सौंपी गई। राज्य सरकार को शक्तियां सौंपी, ऐसा नहीं कि सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया हो, ठीक है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी, फिर शक्तियां उन्होंने राज्य में बांट दी कि हर राज्य के लिए ये पावर है, इन अधिकारों का, इन पावर्स का वो यूज कर सकते हैं अपने राज्य को चलाने के लिए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल अच्छा रहे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। फिर है तीसरा, उन्होंने क्या कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके अलावा उन्होंने जो राजधानी थी ना ब्रुसेल्स, उसके लिए सरकार ही अलग बना दी। सेंटर के लिए और स्टेट के लिए तो सरकार थी, इसके लिए अलग से सरकार बनाई ब्रुसेल्स। उसमें देखो फ्रेंच बोलने वाले तो 80% और डच बोलने वाले 20। हिसाब देखा जाए तो इनके मंत्री ज्यादा होने चाहिए, संख्या ज्यादा है, वहां के लोग अरबी कम, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो ब्रुसेल्स में भी जो सरकार बनी ना, उसमें भी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी, किनकी? डच बोलने वालों की और फ्रेंच बोलने वालों। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ब्रुसेल्स। फिर उन्होंने एक नेक्स्ट किया सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार और बनाई। सामुदायिक सरकार क्या मतलब बेटा? समुदाय से रिलेटेड हो, कम्युनिटी से। ये उन्होंने क्या किया? डच बोलने वाले हैं, इनको लिए सिर्फ डच बोलने वालों के लिए अपनी एक अलग सरकार, फ्रेंच बोलने वालों के लिए अपनी एक अलग सरकार, जर्मन के चाहे 1% लोग थे पर उनके लिए भी अपनी एक अलग सरकार। उनका मेनली दायित्व रखा कि आप डच बोलने वाले जो सामुदायिक सरकार है ना डच की, वो डच वालों की शिक्षा का, उनके विकास का ध्यान रखेगी। फ्रेंच की जो सामुदायिक सरकार थी, वो फ्रेंच बोलने वालों के अधिकारों का ध्यान रखेगी, संरक्षण करेगी। ये व्यवस्था उन्होंने और की। अब ये तो सारा उन्होंने बेल्जियम मॉडल बनाया था। अब बेल्जियम मॉडल में क्या क्या बच्चों? अब मैंने 4 चीजें बताई हैं। क्या? केंद्र सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या बराबर, ठीक है, इसकी डच और फ्रेंच बोलने वाली की। दूसरा, उन्होंने राज्य सरकार को शक्तियां बांटी, ठीक है। तीसरा, उन्होंने ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार बनाई। और चौथा, सामुदायिक सरकार बनाई। चारों पॉइंट याद रह जाएंगे। आज तक बेटा क्वेश्चन की बेल्जियम मॉडल क्या था, उसके अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई थी, तो फिर ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, अब बेल्जियम के लोगों ने ना
अपना सब कुछ लगा दिया अपने देश के विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, कि कितना भी हमें कॉम्प्लिकेटेड काम करना पड़े लेकिन देश के अंदर तनाव नहीं होना चाहिए, गृह युद्ध नहीं होना चाहिए, सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। ठीक है, इतने बढ़िया से सिस्टम को चलाया कि इस बेल्जियम मॉडल की इतनी तारीफ हुई यूरोप के बाकी देशों में भी। यूरोप में बहुत से देश हैं, बेल्जियम मॉडल की बहुत तारीफ हुई। और जब यूरोप का सब पूरे यूरोप के देशों का एक यूनियन बना ना, यूरोप का जो उसका जो संघ बनाया, उसका मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर बनाया, उन्होंने वो ब्रुसेल्स में ही बनाया। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। मतलब यूरोप में तो बड़े अच्छे अच्छे देश आते हैं समृद्ध पैसे वाले, लेकिन उन्होंने अपना जो यूनियन बनाया उसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से। क्यों? क्योंकि वो मतलब इससे ये मान लो कि उनके इस काम से, उनकी व्यवस्था से बहुत खुश थे, उनकी प्रशंसा करते थे उस चीज की कि कितने अच्छे से उन्होंने अपने स्टेट में बढ़ रहे तनाव को, ठीक है, गृह युद्ध की स्थिति को, लोगों के टकराव को कितने अच्छे से हैंडल किया है, लड़ाई झगड़ा किसी तरह का नहीं होने दिया, और एक अच्छी और बेहतरीन सरकार का उन्होंने नमूना सारे देश विश्व के आगे तैयार किया। क्लियर? तो बच्चों समझना है कि सत्ता की साझेदारी बेल्जियम में कैसे की गई, किस भाषा को कौन सा अधिकार मिला, किस राज्य को कौन सा मिला, कहाँ क्या हुआ, संघीय सरकार कैसे बनी, राज्य सरकार कैसे बनी, केंद्र सरकार कैसे बनी, सामुदायिक सरकार कैसे बनी। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो रफ कर दूं, ये कुछ उतारना है? उतार लिया? ठीक है, ओके।